नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीएनए संजय में आपका स्वागत है। देश भर के कई अदालतों में अपनी बेइज्जती करा चुके प्रवर्तक निर्देशालय यानी ईडी को एक बार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लगातार केंद्र सरकार के इशारे पर विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आरोपों को झेल रही ईडी को पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में जबरदस्त झटका मिला है। नियम कानून से परे जाकर काम करने के आरोप ईडी पर तो कई बार लगे हैं और पिछले दिनों यानी 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी कानूनी सलाह देने वाले वकीलों को समन देने पर जमकर फटकार लगाते हुए कहा था कि ईडी ने तो सारी हदें पार कर दी है। छत्तीसगढ़ में भी ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र बिट्टू यानी चैतन्य बघेल को पिछले दिनों गिरफ्तार किया। उसके बाद जगह जगह प्रदेश भर में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, आर्थिक नाकेबंदी भी की, लेकिन वो मामला शराब घोटाले का था। और अब हाई कोर्ट ने जो बेइज्जती की है ईडी की या ईडी के खिलाफ फैसला दिया है वह कोयला लेवी घोटाले को लेकर है। कोयला लेवी घोटाले में ईडी का दावा है कि 500 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है और इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, उसके भाई, उसके भतीजे, कई लोग जेल के भीतर हैं। तो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाने वाली अफसर सौम्या चौरसिया को भी गिरफ्तार किया गया था। और न केवल सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी के परिजनों की कई सारे चल अचल संपत्तियां भी सीज कर ली थी, अटैच कर ली थी। और इसी मामले को लेकर आधा दर्जन से अधिक याचिकाओं की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने की थी, जिसका फैसला बुधवार को सामने आया। इस फैसले ने न केवल ईडी को जमकर झटका दिया है बल्कि केंद्र सरकार को भी मुंह की खानी पड़ी, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है और वह लगातार भूपेश बघेल के सरकार के घपले घोटालों का जिक्र करती है, लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है यानी हाई कोर्ट ने जो ईडी को झटका दिया है, क्या ये माना जाए कि कोयला लेवी केस में कोई दम नहीं है, जबरिया लोगों को अंदर किया गया। और इस मामले में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 3 आईपीएस लोगों से ईडी ने पूछताछ की थी, जिसमें परिवहन आयुक्त रहे दीपांशु काबरा, जो उस समय जनसंपर्क विभाग के डायरेक्टर भी थे, उनसे भी पूछताछ हुई। तो भोजराज पटेल और माथुर जैसे आईपीएस लोगों से भी ईडी ने पूछताछ की। ये अलग बात है कि उनकी रणनीति का कोई हिस्सा है कि आईपीएस लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, केवल आईएएस लोगों को गिरफ्तार करेंगे। शायद ये ईडी की अपनी रणनीति हो सकती है। इस वजह से इन तीनों अफसरों की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन मामला इतना तूल पकड़ा कि तीनों उस दौरान जिस जगह पर पदस्थ थे वहां से हटा दिया गया। ये अलग बात है कि डबल इंजन की सरकार जो दावा करती है कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे, वह भोजराज पटेल को मुंगेली का पुलिस कप्तान बना दिया है। इस पूरे लेवी घोटाले में कई उद्योगपतियों के भी नाम सामने आए थे। हीरा ग्रुप से लेके कई तरह के नाम आप ले सकते हैं जो कोयला खरीदी करती है। और उनसे पूछताछ में क्या मिला इसकी भी जमकर चर्चा है। लेन देन को लेकर आरोप तो ईडी पर लगते ही रही और कहा जाता है कम से कम 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली कोयला लेवी घोटाले में ईडी ने की है, ये आरोप है। तब सौम्या चौरसिया के परिजनों और सूर्यकांत तिवारी के परिजनों की जो चल अचल संपत्ति ईडी ने सीज की थी, अटैच की थी, उसे बिलासपुर हाई कोर्ट ने अवैधानिक बताते हुए संपत्तियों के उपयोग की अनुमति दे दी है।
यानी जो अटैच किया गया था ईडी द्वारा वह गलत ढंग से किया गया था। ईडी को अधिकार ही नहीं था, यानी समझिए। और ये पहला मामला नहीं है ईडी के खिलाफ इस तरह से न्यायालय के टिप्पणी का। ऐसे कितने ही मामले हैं देश भर में जब ईडी ने नियम कानून से परे जाकर कार्रवाई की हो। और जगह जगह कई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो कई बार, दर्जनों बार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ईडी को फटकार लगाई है कई मामले में। लेकिन न तो ईडी सुधरने को तैयार है और न केंद्र सरकार का रवैया बदल रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो ये फैसला आया, क्या आने वाले दिनों में कोयला लेवी घोटाला ही नहीं हुआ है हो जाए? तो कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कई मामले हुए। ईडी का जो परसेप्शन है, जो सजा दिला पाती ईडी, वह 1% भी बड़ा मुश्किल से पहुंचता है। ऐसे में क्या सचमुच केंद्र सरकार यानी मोदी सत्ता के इशारे पर ईडी विरोधियों को बदनाम करने का खेल करती है ताकि चुनावी राजनीति में वह जीत जाए? ऐसे कई सवालों के बीच अब एक बात तो तय हो गया है कि कोयला लेवी मामले में भी ईडी का झोल दिखाई देने लगा है। तब देखना है कि आने वाले दिनों में कोयला लेवी घोटाले को लेकर जो फैसले आएंगे वह किस तरह से आएंगे। धन्यवाद।